हेलो हाय एवरीवन, मैं प्रीतम। आप सभी को प्रीतम मेहरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, उनका हम रिवीजन और उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो कि है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या म्यांमार में? तो ये होगा आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ी आपका पाकिस्तान में स्थित है, जो कि आपका सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इसी क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया था। यहाँ के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशु पालतू बनाना शुरू किया। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? सिंधु नदी को हिंदोस तथा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ईरानी तथा यूनानी। बी ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी यात्री। सी ऑप्शन मेसोपोटामिया के निवासी। और डी है आपका चीनी तीर्थयात्री। तो अब इसका आंसर होगा आपका यूनानी और ईरानी। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहता है, हिंदोस अथवा इंडोस कहता है। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित पूरे भूमि प्रदेश को क्या कहा था? इंडिया कहा था। सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश स्थित था, उसको क्या कहा था? ईरानी और यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका वर्णन क्या है? ऋग्वेद में भी मिलता है। प्राचीन काल में क्वेश्चन आपका 3 है, प्राचीन काल में पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? प्राचीन काल में पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत होगा, प्राकृतिक, तमिल या उपयुक्त में से सभी। तो ये जो तीनों भाषाओं ये हैं, सभी भाषा में लिखा गया है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो पांडुलिपियाँ प्राचीन काल से हाथ से तोड़ के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। जो पांडुलिपियाँ थी, वो क्या किया जाता था? हाथ से ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, या हिमालय प्रदेश में उगने वाला जो भुज नाम का पेड़ था, उसके छाल पर लिखा जाता था। ये पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, कविता और विज्ञान आदि विषयों पर संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल तीनों भाषाओं में लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियाँ थी वो क्या बताती थी? धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन और कविता के और विज्ञान आदि विषयों के बारे में बताती थी, जो तीनों भाषाओं में लिखी जाती थी। जो संस्कृत था, प्राकृत था, ये तीनों भाषाओं में मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग उस काल में आम लोग करते थे। ठीक। कॉमन पीपल जो थे उस काल के, वो क्या करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। भारत दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? इसका भौगोलिक आकार बहुत विशाल है। यह समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बाकी एशिया से अलग भाग में बटा हुआ है। तो दोनों होगा इसका सही आंसर। ठीक। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। हालांकि एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसकी विशालता बहुत अधिक है। ठीक है। तो यह क्षेत्र ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों और समुद्रों के कारण शेष एशिया से प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देता है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। इस इतिहास का अध्ययन में अभिलेखों का क्या महत्व है? ये केवल तालपत्र पर लिखे जाते थे। ये पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें केवल कविताओं का संग्रह होता था। इनका अध्ययन केवल आम लोग करते थे। तो अभिलेखों का मतलब क्या होता है? जो अभिलेख होते हैं, ये क्या पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन होगा बी आंसर इसका। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर खुदाई उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें राजाओं का आदेश, उनकी विजय गाथाएं और लोगों के कार्यों का विवरण सुरक्षित रहता है, ताकि
लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कठोर सतह पर होने के कारण पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती है उसकी तुलना में सबसे लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, जो ये क्या बोलते हैं, अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपका, नवपाषाणकालीन पुरास्थल बुर्ज-होम में मिले आवासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाते थे जिसे गर्तावस्थ कहा जाता था। सही। झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी। सही है। इसका हुआ आंसर आपका दोनों सही। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बुर्ज-होम वर्तमान कश्मीर, बुर्ज-होम जो है वर्तमान के कश्मीर में पुरातत्वविद को जमीन के नीचे बने घर मिले जिन्हें गर्तवास कहा है। क्या कहा गया है? जिन्हें गर्तवास कहा गया। ठीक, सीढ़ियाँ होती थी जिन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती थी, और इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जो क्या करती थी, अत्यधिक ठंड से बचाव करती थी। मौसम के समय या मौसम के अनुसार झोपड़ियों के अंदर बाहर आग जलाकर खाना पकाने के साक्ष्य और राख और जली हुई हड्डियाँ भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि बात सही है। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? तो मेहरगढ़ आपका कहाँ है? गुजरात भारत, बागमती नेपाल, बलूचिस्तान पाकिस्तान या असम भारत? तो मेहरगढ़ आपका पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक मेहरगढ़ के वर्तमान में कहाँ है? तो आपका मेहरगढ़ होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक बेहद हरा भरा और उपजाऊ समस्थल स्थान है जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वह एक ऐतिहासिक स्थान है जहां मानव ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां मानव ने सबसे पहले जौ गेहूं और भेड़ बकरी जौ गेहूँ उपजाना और भेड़ बकरी का पालन करना सीखा था। यहाँ से पुरातत्वविदों को चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिला है। यहाँ से चौकार घर और आयताकार घरों का अवशेष मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में आए बदलावों का क्या परिणाम हुआ? जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई, गर्मी बढ़ने से घास वाले मैदान विकसित होने लगे, इंसानों ने शिकार करना पूरी तरह बंद कर दिया, समुद्र का पानी सूख गया। इसका आंसर होगा आपका गर्मी बढ़ने से घास के मैदान विकसित होने लगे। लगभग 12,000 वर्ष साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और तापमान में वृद्धि हुई, यानी कि गर्मी हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास बढ़ने से हिरण, बारहसिंगा, घोड़े, बकरी और गाय जैसी घास खास करके जीने वाले जानवरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के पत्थर के औजारों की क्या मुख्य विशेषता थी? इन औजारों ने धार को अधिक पैना शार्प करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। अनाज पीसने के लिए कोखल और मूसल का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ। आपका दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। पुरापाषाण काल के औजारों से अलग नवपाषाण काल के औजार बहुत महीन और धारदार। नवपाषाण काल के जो औजार थे वो पुरापाषाण काल से अधिक अलग थे, जिसमें क्या बहुत महीन और धारदार और पालिशदार होते थे। अनाज तथा वनस्पतियों को पीसने के लिए सर्वप्रथम ओखल और मूसल का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ था, जो आज हजारों साल बाद भी हमारे घरों में उपयोग होता है। अभी तो नहीं होता, किसी गांव में मिल जाएगा कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव यानी आखेटक खाद्य संग्रह एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? एक जगह से रहने पर फल और जानवरों का भोजन प्राप्त समाप्त हो जाना, शिकार के लिए जानवरों को पीछे जाना। ऑप्शन सी है आपका, पानी की तलाश में नदियाँ और झीलों की
और जाना उपयुक्त सभी कारणों से। ये तो उपयुक्त सभी कारणों से होगा आंसर सही, यानी कि ये लोग तीनों कारण जो दिया है सबके वजह से ये लोग अब इधर उधर घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। आरंभिक मानव के घूमने के 4 मुख्य कारण थे। देखो, भोजन की समाप्ति, जानवरों की गतिशीलता और मौसमी फूल फल, ठीक, पानी की आवश्यकता। तीनों की वजह से क्या करते थे ये लोग, इधर से उधर घूमते रहते थे। अगला है आपका क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज के पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता था? मेसोलिथिक एज के पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक लघु पाषाण, मेगालिथिक महापाषाण, या नियोलिथिक नवपाषाण, या हस्ता हैंड एक्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपका माइक्रोलिथिक लघु पाषाण कहा जाता था, जिसका काल है 12,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसे मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक कहते हैं। 12,000 से वर्ष से पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व जो है उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल के पत्थर के औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर हंसिया और आरी जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव इतिहास में बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस की शुरुआत कब हुई थी? डोमेस्टिकेशन प्रोसेस की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि मानव बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? लगभग 20,000 वर्ष पहले, लगभग 12,000 वर्ष पहले, लगभग 47,000 पहले, लगभग 25,000 वर्ष पहले। आपका आंसर होगा लगभग 1,200 वर्ष पहले। 1,200 नहीं है, 12,000 वर्ष पहले। 12,000 वर्ष पहले जो ऑप्शन भी है आपका। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने से को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत लगभग 12,000 वर्ष पहले हुई। इसी के तहत अपनाए गए पौधों और जानवर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न हो गए। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, कुत्ते के बाद क्या आता है? भेड़ और बकरी आता है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में मृतक के साथ किस जानवर का दफनाया गया? कुत्ता, बकरी, गाय या घोड़ा? यहाँ पे होगा आपका कुत्ता। कुत्ता ही जो सबसे पहले पालतू बनाया गया और उसको ही दफनाया गया था मृतक के साथ में। अगला गलत बता दिए, सॉरी। तो इसके में एक्सप्लेनेशन में तो आपको दिया है कि बकरी। चलिए बकरी लगाते हैं, ऑप्शन भी होगा आपका बकरी। मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद सामान्यतः लोग मृतक के प्रति आदर जताते थे। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यहाँ से प्राप्त कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी, याद रखना भाई, ये बहुत ही सब कोई गलती कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे पारलोक में मृतक के खाने के लिए भोजन के रूप में रखा गया था। अच्छा, खाने के लिए भोजन के रूप में रखा गया था बकरी को। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, महापाषाण काल और हड़प्पा काल। तो ये होगा आपका पूरा पाषाण काल, पैलेolithic एज। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। यहाँ आदि मानव के रहने की प्रकृति गुफाएं और कंदराएं मिली। ठीक है, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से सुरक्षा मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी में स्थित है। ठीक, नर्मदा घाटी में क्या है, स्थित है। नवपाषाण कालीन पुरातत्व चिरांद
वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये चिरांद आपका बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी। तो चिरांद वर्तमान भारत के बिहार सारण जिला राज्य में स्थित है। कैसे? बिहार के सारण जिला में है, ठीक ना। चिरांद राज्य में स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल है। ये कौन सा स्थल है? नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से भारी मात्रा में हड्डियों से बने औजार और हिरण के सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग भी कृषि, धान, गेहूँ और पशुपालन से जुड़े थे। चलिए 15 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन 1 से आपका 15 तक था। अगली क्लास में हम क्वेश्चन 16 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो का रीच बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छा से अगला सीरीज इसका अगला वीडियो ला सके, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।